तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेक्ट मास्टर उस मॉन्स्टर गर्ल के पास आता है और उससे कहता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो उससे उस बच्चे को लेने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे अपना बच्चा देने से साफ साफ मना कर देती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग जून अपने फादर को पीठ पर लेकर तेजी से भागते हुए जा रही होती है। एक जगह आकर उतार देती है और कहती है कि फादर अब आपकी तबीयत कैसी है। तो हमें उसके फादर को दिखाया जाता है, उस पर भी सेम वैसी ही डिजीज का असर हो रहा था जैसे कि 7 मेरिडियन के लोगों पर हुआ था। ये देखकर जियांग जून काफी परेशान होती है और वो कहती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई पॉइजन है या फिर कोई डिजीज है। उसका फादर इविल एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था और अचानक से वो एनर्जी पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर लेती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है, तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कोई चोट पहुँचा दूं। तो जियांग जून कहती है कि मैं अपनी पावर की मदद से आपकी बॉडी से ये सारी इविल एनर्जी निकाल दूंगी। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने फादर की बॉडी से उस एनर्जी को निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि फादर मैंने अपने एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस को हासिल किया है और मैं इस एनर्जी की मदद से किसी भी डीमन को मार सकती हूँ। मगर वो एनर्जी उसके फादर के अंदर से उस एविल एनर्जी को नहीं निकाल पाती, जिस पर जियांग जून भी हैरान रह जाती है और वो कहती है कि मेरी स्वॉर्ड एनर्जी किसी तरह की भी इविल एनर्जी को कट कर सकती है, मगर ये एनर्जी बहुत ही अजीब तरह की है, मैं इसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके फादर के साथ हो क्या रहा है। और उसका फादर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अपनी बेटी से कहता है कि मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मेरे अंदर किलिंग इंटेंशंस बढ़ती जा रही हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी यहाँ पे रुकोगी तो शायद मैं तुम पे हमला कर दूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें क्यूटियान को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अपनी सोर्ड लेके एक जगह खड़ा हुआ होता है और फिर 2 वॉरियर तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, मगर क्यूटियान अपनी उस इमोर्टल सोर्ड की मदद से एक ही झटके में उन दोनों वॉरियर्स को उड़ा देता है। मगर वो देखता है कि वो दोनों के दोनों वॉरियर्स अभी भी जिंदा हैं। ये देखकर वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोग मारे जाओगे। मगर वो वॉरियर उसकी बात सुने बगैर ही आगे बढ़ने लगते हैं, पर इतने में अचानक 2 और वॉरियर वहाँ पे आते हैं और उन पहले वाले वॉरियर्स पर हमला करके उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर क्यूटियान भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये किस तरह की बीमारी है। वो फौरन से अपनी सोर्ड के साथ अपनी फुल पावर को यूज करता है और ब्रोकन ड्रैगन सोर्ड एज टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उन वॉरियर्स के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मगर कुछ देर गुजरने के बाद क्यूटियान देखता है कि उसके हाथ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जिस पर वो देखता है कि उसे भी सेम वैसी ही इविल एनर्जी ने इफेक्ट कर दिया है। उसके हाथ में भी सेम वैसी ही एनर्जी इफेक्ट कर रही है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये है क्या चीज, ये मेरे जिस्म पे बहुत ही बुरा इफेक्ट कर रही है। और फिर हमें दूसरी तरफ कुछ डीमंस को दिखाया जाता है। वो वॉरियर्स असल में डीमंस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और वो सब के सब जैसे ही क्यूटियन पे हमला करने के लिए जाते हैं तो इतने में अचानक कुछ सोर्ड्स आ जाती हैं जो कि उन डीमंस को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाते। और क्यूटियन देखता है वहां पर अचानक से जियांग जून आ चुकी है। उसे वहां पे देखकर क्यूटियन उससे कहता है कि आखिर सो टॉम की क्या सिचुएशन है, तुम्हारा फादर वो कैसा है। तो जियांग जून कहती है कि वो सब लोग इस वक्त ठीक हैं। उस सो टॉम की एनर्जी उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है, मगर वो मॉन्स्टर जो कि डीमंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यूटियन उसे बताता है कि एक मर्तबा ये वॉरियर्स जख्मी हो जाते हैं तो ये एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं और खाने के बाद ये लोग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो जियांग जून कहती है कि हम इन्हें मार नहीं सकते, मगर हमारे पास सिर्फ इन्हें ट्रैप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम मेरे घर के बाहर काफी देर तक मुझे गार्ड कर रहे थे। तो क्यूटियन कहता है कि तुमने मुझे फाइट में हराया था और अब मैंने तुम्हें एक फेवर दी है, इसलिए अब थोड़ा सा सब्र कर जाओ, ये सारा मसला हल हो जाए तो उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से चैलेंज करूंगा और हमारे बीच में दोबारा से फाइट होगी। लास्ट फाइट से मैं कुछ ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा फाइट करके खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर लूं। तो जियांग जून कहती है कि काश एंसेस्टर यहाँ पे मौजूद होते, अगर वो यहाँ पे होते तो ये सारी सिचुएशन बहुत ही आराम से डील कर लेते। उनके पास कोई ना कोई मेथड जरूर होगा जिससे इन लोगों को ठीक किया जा सके। इतने में टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लिनफेंग कहता है कि जिस एंसेस्टर की तुम बात कर रही हो वो मेरा मास्टर है,
वो सारे ही डिसाइपल उन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जियांग जुन हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सब लोग एंसेस्टर के डिसाइपल हो? तो रेंशु इससे कहती है कि हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे जरा ये बताओ कि आखिर तुम्हारे इस 8 मेरिडियन में हो क्या रहा है? तुम लोगों ने इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं भेजी? रेंशु उसकी बॉडी में मौजूद सोड एनर्जी को देखते हुए कहती है कि लगता है कि शायद मास्टर ने तुम्हें कुछ सोड स्किल सिखाए हैं। वो अपने बाकी साथियों से कहती है कि हमारे पास एक और जूनियर आ गई है। तो लियान उससे कहती है कि जूनियर सिस्टर, अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो तो हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरी तरफ क्यूटियान उन लोगों की एनर्जी देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि इनके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ब्रीथ फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ से ज्यादा है। और ऊपर से ये सारे के सारे शुयान के डिसाइपल्स हैं। इसका मतलब है कि शुयान एक अलग ही लेवल पे होगा। और वो कॉमेट के बारे में कहता है कि ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। और फिर कॉमेट सब लोगों से कहता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। और फिर लिंगशु कहती है कि ये लड़की अब हमारे ट्यान लानसेट की डिसाइपल है, तो इसका इशू हमारा इशू है। चलो अब तुम लोग सब कुछ हम पे छोड़ दो। ये कहते ही वो सोड निकाल कर उन डीमंस की तरफ आगे बढ़ती है। और अगले सीन में हमें उसी मॉन्स्टर गर्ल को दिखाया जाता है। वो अपने बच्चे को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है, मगर उसका बच्चा उसे नहीं दिखाई देता। पर अचानक वो पीछे देखती है तो उसका बच्चा उस सेक्ट मास्टर के हाथों में होता है। उसने उस बच्चे को एक डोमेन के अंदर बंद किया हुआ था और वो मॉन्स्टर गर्ल डोमेन को नहीं तोड़ पा रही थी। जिस पर वो सेक्ट मास्टर कहता है कि तुम जरा कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, देखो तुम्हारा बेटा खामोशी से सो रहा है, तुम उसे डिस्टर्ब कर दोगी। ये कहने के बाद अचानक से उस सेक्ट मास्टर की पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। और फिर अचानक उस मॉन्स्टर गर्ल का हस्बैंड उसके अंदर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की। वो सेक्ट मास्टर का गला दबाने की कोशिश करता है, जिस पर सेक्ट मास्टर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर गर्ल का हस्बैंड उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मगर अचानक से वो सेक्ट मास्टर एक नाइफ निकालकर अपने उस दूसरे हाथ को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर गर्ल का हस्बैंड दोबारा से खामोश हो जाता है। और सेक्ट मास्टर कहता है कि फाइनली तुमसे तो जान छूटी, अब कुछ देर के लिए चुप करके बैठ जाओ और सारा तमाशा देखो। ये देखकर वो मॉन्स्टर गर्ल कहती है कि कौन हो तुम और मेरा हस्बैंड वो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है? क्या किया है तुमने उसके साथ? कहीं तुमने ही तो उसे नहीं मारा? तो सेक्ट मास्टर कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा और न ही वो मेरी बॉडी में है, बल्कि वो इस वक्त मेरे दिमाग में मौजूद है। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को एक इटर्नल लाइफ दी है। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है? अगर मैंने उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफर ना किया होता तो वो कब का खत्म हो चुका होता। हमारे 7 मेरिडियन में जितने भी लोग हैं वो सब के सब मर जाते अगर मैं उनकी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर न डालता। अब वो सारे के सारे लोग मेरी ही बॉडी में अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जिंदा हैं। उन लोगों को और क्या चाहिए? वो लोग सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे। मगर फिर अचानक उसे अपने सिर में दर्द होने लगता है, जिस पर वो कहता है कि मेरी डेली लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है क्योंकि मैंने अपने माइंड में बहुत ही ज्यादा लोगों की मेमोरीज को इंस्टॉल कर दिया है। यही वजह है कि मुझे अब तुम्हारे बेटे की बॉडी चाहिए, उसके बाद तुम्हारा बेटा भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर गर्ल उससे कहती है कि तुम एक पागल हो। मगर वो मास्टर कहता है कि नहीं, मैं कोई पागल नहीं, मैं एक गॉड हूँ। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं बाकी गॉड्स की तरह ही एक गॉड हूँ। तुम्हारे सामने एक नया गॉड जन्म ले रहा है। ये पूरा का पूरा 7 मेरिडियंस मेरा है। यहाँ पे कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें वहाँ पर याया आता है और कहता है कि बहुत जरा बात सुने इसकी, ये खुद को गॉड कह रहा है, कितनी शर्म की बात है। ये कहकर याया हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और शुयान वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर दोनों ही उस मॉन्स्टर गर्ल के पास आ जाते हैं। तो सेक्ट मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को मेरी लोकेशन का कैसे पता चला? तो याया कहता है कि तुम्हारी ये दुनिया बहुत ही छोटी सी है, यहाँ पे तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे बेशर्म और दरिंदे को डेविल भी अप्रिशिएट करता होगा। तो वो मास्टर उससे कहता है कि एक मर्तबा मैं अपनी ये बॉडी चेंज कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो मैंने दूसरों का किया है। ये कहने के साथ अचानक से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वो मास्टर कहता है कि फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब मैं इस लड़के की बॉडी में जा सकता हूँ। तो सानियान कहती है कि मास्टर ये सब क्या हो रहा है? तो शुयान कहता है कि ये ब्रोकन सोल टेक्निक का यूज कर रहा है। तो सानियान कहती है कि इस तरह की टेक्निक सिर्फ उस फेरी सोर्ड के साथ ही यूज किए जा सकते हैं, मगर उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो याया कहता है कि इस मास्टर के स्किल्स
इनेट लेवल के हैं। आखिर ये इस तरह की टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर गर्ल वो जोर जोर से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो वो मास्टर कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकती क्योंकि मैंने इसे डिवाइन एनर्जी के साथ बनाया है, इसलिए ये और भी ज्यादा पावरफुल बन गई है। अगर तुम चाहो तो तुम 7 मेरिडियन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करोगी तब भी नहीं तोड़ पाओगी। इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप खड़ी रहो और अपनी एनर्जी जाया मत करो और मुझे देखो मैं तुम्हारे बेटे की सोल को कैसे टेस्ट करता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही शानली की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो दूसरी तरफ शुयान उससे कहता है कि वहीं पे रुक जाओ। ये सुनकर वो लोग वहीं पे ही रुक जाते हैं और मास्टर जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो शुयान अपने हाथों से एनर्जी जनरेट कर रहा था। ये देखकर मास्टर उससे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, तुम भी मेरे बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। तो शुयान अपनी वो थोड़ी सी एनर्जी सीधा उसकी तरफ रिलीज करता है जो कि उसके बैरियर के बिल्कुल पास जाते ही उसे जोर से हिट करती है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये सब कुछ देखकर वो मास्टर खुद भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर दूसरी तरफ याया हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा डिवाइन बैरियर था, तुम इस डिवाइन बैरियर पर इतना इतरा रहे थे, पर जरा देखो तुम्हारा ये डिवाइन बैरियर भी मेरे मास्टर की एनर्जी के आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर मास्टर कहता है कि शुयान मैंने तुम्हें कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।